अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं वकास वलाना। नाजरीन, आज हमारे पास दो टॉप स्टोरीज हैं, उसके तीन हिस्से हैं। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करेंगे टॉप स्टोरी 1 और 2 के अंदर, और तीसरी टॉप स्टोरी के अंदर हम कश्मीर के अलावा कराची की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पहली टॉप स्टोरी में अगर हम डिस्कस करें तो फिर कश्मीर का मसला एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के वो मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान का इत्तेहादी ममालिक, मुस्लिम ममालिक, OIC का मेंबर UAE, वो क्या कर रहा है? UAE ने नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल एजाज जो है वो दिया है। उस हवाले से हम बात करेंगे टॉप स्टोरी 1 में। टॉप स्टोरी 2 में हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर ही। कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने अंटोनियो गुतेरेस को कॉल की है। इसके अलावा G7 के अंदर भी ये मामला डिस्कस होंगे। साथ ही साथ कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर आज राहुल गांधी विजिट करने जा रहे थे, उनको भी रोक लिया गया, उसके बाद वो वापस चले गए। और सहाफियों के साथ वहां पर कितना जुल्म और सितम हो रहा है, इंडिया के अंदर आवाज किस तरह बंद की जा रही है और दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, हर लिहाज से बात की जा रही है, लेकिन फिर भी कश्मीर के ऊपर जुल्म और बर्बरियत जारी है। ये मोदी की अस्करियत पसंद सोच को जाहिर कर रहा है। आखिर किस तरह से उसको खामोश करवाया जा सकता है, किस तरह से ये इतना प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है कि मोदी अपने अजाइम से पीछे हट जाए। इस तमाम तर पॉलिसी के ऊपर और जो डिस्कशन है इसके ऊपर करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि फैसल वाडा और मेयर कराची आमने सामने हैं, और मेयर कराची ने एक धमकी सी दे दी है कि भाई अब हम अपना जो इत्तेहाद है वजीर आजम को बनाने के लिए MQM का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उससे भी पीछे हट सकते हैं और वजीर आजम फैसल वाडा को कंट्रोल करें। क्या सूरत हाल है आपको टॉप स्टोरी 3 के अंदर बताएंगे। पहली टॉप स्टोरी पर आ जाते हैं और बात करते हैं UAE ने नरेंद्र मोदी को, जो गुजरात का कातिल है, उसके अलावा जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है, उसको सिविल अवार्ड दिया है। इससे पहले ये सिविल अवार्ड देना था उसको, इस हवाले से खत भी लिखा गया पार्लियामेंटेरियन, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन की जानिब से, हमने ये डिस्कस भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी नजरसानी नहीं की गई। और इस नहज के ऊपर जब 5 अगस्त से आज 20वां रोज है और वहां पर कर्फ्यू नाफिज है, हर तरह की जिंदगी मफलूज कर दी गई है कश्मीर के अंदर, और सिर्फ मोदी ने की है। लेकिन वहां पर मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम मुल्क जिसने इत्तेहाद का मुजाहरा करना था कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसने मोदी को आला तरीन सिविल एजाज दे दिया है अपनी हुकूमत का। ऐसा क्यों हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां साल अप्रैल में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल एजाज देने का ऐलान किया था, लेकिन इस फैसले को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बायस शदीद तनकीद का सामना था, क्योंकि 5 अगस्त को उठाए गए भारतीय इक़दामात के बाद एहतजाज के पेश नजर वादी में मुकम्मल लॉकडाउन है, और जिसके बायस बच्चों के दूध, अद्वियात और अशिया जरूरत की शदीद किल्लत है। सोशल मीडिया पर कई अफराद के साथ साथ बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मोदी को आला तरीन अमाराती सिविलियन एजाज देने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया था। भारतीय वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तसर दौरे पर जुमे को अबू ज़हबी पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने कसरे वतन में मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर भी बात की गई। इस मुलाकात में अमाराती वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज ऑर्डर ऑफ ज़ैद दिया। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आला तरीन एजाज देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। ये दोनों ट्वीट्स मेरे पास हैं, ये तस्वीर भी मेरे पास है कि किस तरह आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और शेख ज़ायद बिन नहयान दोनों आपस में जफ्फियां लगा रहे हैं। ये इस नहज के ऊपर बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत इतना अफसोसनाक है कि किस तरह मुस्लिम मुल्क को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो उस कातिल के साथ खड़े हैं, उसको आला तरीन सिविल एजाज दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर बात कर रही है और हर फोरम के ऊपर इस हवाले से बात उठाई जा रही है, लेकिन पता नहीं अब UAE किस सोच के तहत ये दे रही है। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार ज़ैद हामिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आपने अपना वक्त दिया। ज़ैद साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात का मोदी को इस नहज के ऊपर आला तरीन सिविल एजाज देना, ये तमांचा नहीं है OIC पे और तमाम ममालिक पे, मुस्लिम ममालिक के? भाई इंटरेस्ट इज फर्स्ट। देखिए, ये सबसे बड़ा तमाचा तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पर है, हमारी डिप्लोमेसी पे है, हमारी गवर्नमेंट है। ये
मिडल ईस्ट के ये ममालिक तो पाकिस्तान का बैकयार्ड हुआ करते थे। पाकिस्तान ने बिल्ड किया है, एमिरेट एयरलाइन को पीआईए ने बना कर दिया है। एक जमाने में हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात इनके साथ थे कि इनकी तमाम सिक्योरिटी और इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में थी, मगर फिर हम इनको लूज कैसे कर गए? नवाज शरीफ ने अपने दौर में 4 साल तक कोई वजीर खारजा नहीं लगाया। ये उस पुरानी सबवर्जन का नतीजा है, उस पुरानी गद्दारी का नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। मुल्कों के साथ ताल्लुकात कल्टिवेट किए जाते हैं, इन्वेस्ट किया जाता है उनके। अगर इकोनॉमिकली हम कमजोर हैं आज, तो हम मिलिटरीली और डिफेंस के लिहाज से तो मजबूत हैं। पूरी मुसलमान दुनिया की ताकतवर तरीन फौज हमारे पास है। डिफेंस पैक्ट्स किए जाते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। अभी भी यूएई के इतने सारे कैडेट्स हमारे पास आके पीएमए में ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमने अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को एक नेशनल जॉइंट सिक्योरिटी पैक्ट में या अरेंजमेंट में कन्वर्ट ही नहीं किया। हमने सारा महाज छोड़ दिया इंडिया के लिए। जो इन्वेस्ट करता रहा इन तमाम लीडरशिप के ऊपर, पिछले 5-10 साल से इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी अरब का बादशाह एक वक्त में एम्बेसडर था सऊदी अरब का इंडिया के अंदर, आज वो बादशाह बन गया। उस वक्त उसको कल्टिवेट किया था। क्या ब्लैकमेल करते हैं उसको, क्या अय्याशियों की आदत है इन अरबों की, क्या क्या कहां इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया की बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इन अरब शहजादों पर इन्वेस्ट करने की, और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। इसका ताल्लुक मुस्लिम उम्मत से नहीं है, इन हुक्मरानों का कोई ताल्लुक मुस्लिम उम्मत से नहीं है। मुस्लिम उम्मत वो है जो फलस्तीन में पत्थर मार रही है, वो है जो इराक और शाम में हिजरत कर रही है और तकलीफ उठा रही है, वो है जो यमन में भूखी प्यासी मर रही है, उस पर बम मारे जा रहे हैं। वो है मुस्लिम उम्मत जो कश्मीर में आज कर्फ्यू में है। मुस्लिम उम्मत सलामत है, मुस्लिम उम्मत एक दूसरे का दुख महसूस कर रही है। आप ये ना कहें कि मुस्लिम उम्मत मर गई, मुस्लिम उम्मत जिंदा है। ये हुक्मरान खाइन और गद्दार हैं जिनका उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो हाशमी है जो बेच रहे हैं आबरू दीन मुस्तफा, जिनके बारे में इकबाल ने फरमाया था। जी जैद साहब, फरवरी में भी सुषमा स्वराज को इन्होंने यूएई ने ही बुलाया था ओआईसी के फोरम के ऊपर। तब से अब तक पाकिस्तान किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता था कि आज इस नहज के ऊपर, जब पूरी दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान मोदी के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन वो जपियां लगा रहे हैं मोदी के साथ? हमारी फॉरेन पॉलिसी है किधर? वेयर इज आवर डिप्लोमेसी? आपको इस कश्मीर, इस क्राइसिस के अंदर रियलिटी चेक नहीं हो गया अभी तक? एक अपना ढोल पीटने वाले कामयाब सिफारतकार, उसका नेट रिजल्ट तो क्राइसिस और मैदान जंग में पता चलता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है। पिछले 1 साल में क्या परफॉर्मेंस, ऑडिट करें ना, परफॉर्मेंस ऑडिट इनका। आप कौन खड़ा है आज आपके साथ कश्मीर के मामले में? और ये कौम को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पूरी कौम को कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा से बात कर ली, तो सफीरों से बात कर ली, तो फलाने ने बड़ी जनाब तशवीश का इजहार कर दिया। ऑन इन ग्राउंड द सिचुएशन इज वी हैव बीन डिफीटेड डिप्लोमैटिकली, वी हैव बीन डिफीटेड पॉलिटिकली। और हमारे कश्मीर के मामले पर कोई प्रेशर हम इंडिया पे बिल्ड नहीं करते। अभी ओआईसी, अगर हम बात करते हैं कि ओआईसी का फोरम बुलवाना चाहिए, यहां पर इजलास बुलाना चाहिए, तो यहां से इस तरह के पैगामात आ रहे हैं, तो फिर इससे तो हम भूल जाएं कि अब ओआईसी फोरम हमारे लिए खत्म हो गया फ्यूचर में। ओआईसी का फोरम वाकई खत्म हो गया। आपको इसीलिए याद होगा कि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मलेशिया ने टर्की में जाके बात की थी कि अब पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया को अपना अलग ब्लॉक बना लेना चाहिए। अच्छा, ये बात मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कही, महातीर मोहम्मद ने। उन्होंने इसीलिए कहा था कि पाकिस्तान मिलिटरीली स्ट्रांग है, टर्की और मलेशिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और हम मिलकर अपना ब्लॉक बनाएं ताकि फिर हम दुनिया में इन्फ्लुएंस करना शुरू करें। एक पावर ब्लॉक हमारा हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाए, हमारी फौजें डिप्लॉय हो एक दूसरे के मुल्क के अंदर, ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट हो नेटो की तरह। हम 3 मुल्क शुरू करें, बाकियों को भी हम शामिल कर लेंगे। ओआईसी की क़यादत अरबों के हाथ में, और अरब जो है ये आबरू दीन मुस्तफा बेच चुके हैं। इनसे कोई तवक्को खैर की नहीं की जा सकती। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी ये बात, जिसका मफहूम है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरबों में एक ग्रोह दोबारा बुत परस्ती नहीं शुरू कर देंगे। आज ये सारे मोदी के पुजारी जो हैं, ये बुत परस्तियां मंदिर बन रहे हैं यूएई के अंदर। सारे बड़े बड़े शहजादे बैठ के जय श्री राम पुकार रहे हैं, जिस जय श्री राम को कहने के ऊपर ज़िबा किए जा रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। ये बड़ी खुशी से हिंदू पादरियों के, हिंदू पंडितों के सामने बैठ के हाथ बांध के जय श्री राम करके बुतों की पूजा कर रहे हैं।
सईदी रसूलुल्लाह ने सच फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरबों की एक जमात दोबारा मुशरिक ना हो जाए। ज़ैद साहब, लेकिन वजह क्या है? हम सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अरब ममालिक हो, वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ चलें, हम उनके साथ उस तरह जारहाना या जो स्ट्रॉन्ग एहतजाज है वो रिकॉर्ड नहीं करवा पाते। वजह क्या है आखिर? ये हिस्ट्री रही है। ना कि आपने अपना रिलेशनशिप उनके साथ भीख मांगने का रखा हुआ है। अच्छा। आपके लाखों लोग वहां पे सिर्फ मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। आप जाते हैं रियासती सतह पे पैसे मांगने जाते हैं, मुफ्त में तेल मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, आप उन्हें ऑफर कुछ भी नहीं करते। हालांकि जैसे कहा कि हम उनको टोटल सिक्योरिटी ऑफर कर सकते थे, हम उनका टोटल सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्रिएट करते हैं उनके ऊपर, उनको ऑफर करते हैं कि जॉइंट डिफेंस पैक्ट में हमारे साथ आओ, हमारे न्यूक्लियर वेपन तुम्हें डिफेंड करेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट हमने नहीं किया, ऐसा कोई पैक्ट नहीं बनाया, हमने उनको डिपेंडेंट नहीं किया अपने ऊपर। अगर हम उनको मजबूर करते कि उनकी सिक्योरिटी हमारे पास होती, फिर मजाल थी कि ये हमारे खिलाफ बात करते। जनरल राहील को हमने वहां भेजा, इस मकसद से भेजा था कि एग्रेसिवली हम जाके टेक ओवर कर ले तमाम, अगर कुछ बनता भी है कोई मिलिट्री अलायंस तो पाकिस्तान का जनरल उसे लीड करे। उस पूरे प्रोजेक्ट को ही शॉट डाउन कर दिया गया। हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं है उसको स्ट्रेंथन करने का। अगर हम अपनी फौजें भेजते उसके अंदर, उसको एग्रेसिव, हमारा जनरल था वहां पे, वो कंट्रोल करता है इवेंट्स और डायनामिक्स को, इसीलिए उसको उस पूरे अलायंस को डेवलप ही नहीं होने दिया कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में होता। फिर मजाल थी किसी अरब मुल्क की पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, इसीलिए उसको सबोटाज कर दिया गया इंडिया की तरफ से, इसराइल की तरफ से। और हम तमाशा देखते रहे, हमने कुछ इनिशिएटिव ही नहीं लिया। कोई इनिशिएटिव कभी सुना आपने पाकिस्तान एक साल में पिछले कि उस 34 मुल्कों के अलायंस को डेवलप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया हो या कोई एफर्ट की हो? हमारे नजदीक वो प्रायोरिटी नहीं। आज काम आनी थी वो इन्वेस्टमेंट हमें, अगर हम कर लेते थे। लेकिन उसमें ईरान की भी आ जाती है ना कि वो ईरान के खिलाफ था, और उसमें हम ईरान के साथ भी खुलकर सामने नहीं हैं, और अरब ममालिक के इत्तेहादी भी हैं। हमने भी सेंट्रल पॉलिसी रखी हुई है ना ज़ैद साहब? हमने सेंट्रल पॉलिसी रखी हुई है। हम कब गए यमन की जंग में? दुनिया को डिक्लेयर कर दिया हमने। हम कब गए यमन की जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? बैलेंस किया जा सकता है रिलेशनशिप को ना। ईरान पर दुनिया जहान की सैंक्शंस लगी, उसके बावजूद उसने खुद नेटो के अंदर से अलायंसेस बना लिया, यूरोप से इत्तेहाद कर लिया, अमेरिका उसके खिलाफ था, नेटो को तोड़ दिया उसने, रूस से चाइना से दोस्ती रखी थी। जवाद जरीफ की डिप्लोमेसी देखिए क्या है। मानना पड़ेगा कि जवाद जरीफ ने जिस तरह ईरान ने अमेरिका को पीछे हटाया, पूरी जंग अपने ऊपर मुसल्लत होते होते रोक दी, वो सब डिप्लोमेसी से किया ना। ईरान ने जंग तो नहीं की। ये सब काम हम भी तो कर सकते थे ना, अगर हमारे पास कोई फॉरेन ऑफिस होता। वजीर ख्वारजा है हमारे पास जो हमें ख्वार कर रहा है दुनिया में, खारजा तो नहीं है। जैसा वो इस मामले के ऊपर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जो कश्मीर का मामला है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बात की जा रही है और हो भी रही है, लेकिन अब हमने समझाना किस तरह है डिप्लोमेटिकली? आप समझते जी, आपकी मजबूरी है कि आपको उनकी तारीफ करनी है, मेरी मजबूरी नहीं है ना। मेरा पहला सवाल ये है, मजबूरी नहीं है, जो हकायक हैं वो सामने हैं, मैं उसकी रोशनी में कर रहा हूं। कहीं अगर आप अपने दोस्तों के, आपके दोस्त आपके साथ नहीं खड़े होते तो उनके साथ डायरेक्टली दुश्मनी तो नहीं ली जा सकती ना। यूएई को समझाना पड़ेगा। उस पर आप कोई मैसेज या पैगाम देना चाहेंगे किस तरह? पहले तो मुझे ये बताइए कि जब इंडिया 370 कर रहा था तब्दील, पाकिस्तान हुकूमत को पता क्यों नहीं चला? या अगर पता चला था तो चुप क्यों बैठे हुए थे? पहले तो मुझे इसका जवाब देना। अच्छा, अगले इतनी या मुजरिमाना गफलत है या गद्दारी है? तीसरा मुझे एलिमेंट आप बता दें। आप इतनी बड़ी रियासत हैं, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, आपको पता नहीं लगा कि इंडिया क्या करने जा रहा है कश्मीर में? वो छुपके किया था उसने। वो तो उसने अमेरिका को भी चकमा दे दिया। वो कह रहा है कि हमने बताया था, वो कह रहे हैं हमने बताया नहीं जी। उनको ऑन बोर्ड लेकर किया, चकमा नहीं दी। अच्छा, आप बेवकूफ बने, या वही कह रहा हूं कि अगर बेवकूफ बने तो मुजरिमाना गफलत है, और अगर बेवकूफ नहीं बने और आपको पता था, क्योंकि फखर इमाम साहब कह चुके हैं ये बात टीवी के प्रोग्राम पे कि हमको पहले पता था, तो फिर ये मुजरिमाना गफलत ना हुई ना। अच्छा ज़ैद साहब, नाज शाह साहिबा एक पार्लियामेंटेरियन है यूके की, वो आजाद कश्मीर से हैं। उन्होंने खत लिखा था 20 अगस्त को यूएई की हुकूमत को कि भाई इसके ऊपर नजरसानी करें, आप उन्हें स्पेशल अवार्ड ना दें। आपने क्यों दिया है कातिल को, जिसे पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक कातिल कहते हैं? आप ये एहतजाज भी नहीं कर सकते, इनमें इतना दम भी नहीं है। इनसे मुझे किसी खैर की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा ना कि मुजरिमाना गफलत तक होती तो बात में मान लेता, क्योंकि उसको फिर रिमाइंड कराया जाता है तो आदमी ठीक कर लेता है अपने आप को। इनको तो रिमाइंड भी कराया जा रहा है, ये तब भी नहीं करेंगे।
یہ صرف اور صرف بیوقوف بنا رہے ہیں قوم. بہت شکریہ. جو کچھ ہوا ہے یہ سے علم نہیں تھے, ان کو معلوم تھا کیا ہونے جا رہا ہے, پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اب جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, دشمن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وقت بہت زیادہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا. بہت شکریہ زیاد حامد صاحب, سینئر تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کو کیا سٹیپس لینے پڑیں گے, پاکستان کو کس طرح اجاگر کرنا پڑے گا, اور کس کشمیر کو پاکستان کے جو اتحادی ممالک ہیں, جو کہ اسٹریٹجیکلی کہا جا سکتا ہے اسلامی ممالک ہیں, ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ انٹرسٹ از فرسٹ, ٹھیک ہے, لیکن کہیں انسانیت اور جو انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں. ٹاپ سٹوری میں شامل کرتے چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے تو نیکسٹ ٹاپ سٹوری پر بات کریں گے.